नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बेहतरीन लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन प्यारा सेशन आप सबके साथ। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। विद्वान साथियों, कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मनोविज्ञान हम कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर हमारे सिलेबस का है नहीं, तो इसीलिए आज हम यूनिट नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं, अर्थात चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभिवृद्धि, ये टॉपिक आपके रीड में भी है, ग्रेड में भी है और सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो आइए करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी स्वागत आपका, कैसे हैं? अमित बोस कैसे हैं आप? शहनाज जी स्वागत आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एंड मनोज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। संतोष जी स्वागत आपका। शहनाज बानो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सीटू सैनी जी स्वागत आपका, कैसे हैं सीटू जी आप? और कैसे चल रहा है आपका अध्ययन? अमवाज अहमद जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? अंजया सैनी जी, राहुल स्वामी जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? नए छात्र हैं तो आपका भी हमारे हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लक्ष्मी जी, जयश्री जी, गणेश लाल जी, सुनील जी, जय सिंह जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आ जाइए बाकी बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभिवृद्धि, ये बहुत ही प्यारा सुंदर टॉपिक है। और राजस्थान में चाहे रीट हो, केंद्र में चाहे सीटेट हो या अदर स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में, हर पेपर में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार ये जो सेशन है वो रहने वाला है। तो आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत। एक बार सभी शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दे, फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। 15 अप्रैल के बाद हम एक और सेशन शुरू कर रहे हैं आपके लिए, जहां मनोविज्ञान को टॉपिक वाइज जो आपके रीड के टॉपिक है वो करवाएंगे, प्लस जो आपके नए टॉपिक आए हैं, एक तो सूचना तकनीक, सूचना तकनीकी टॉपिक आपका नया है जो इस बार ही नए सिलेबस में जोड़ा गया है, उस पर भी हम बहुत जल्दी आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं एक दो, उनको सबको हम देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे, बाल मनोविज्ञान इस बार है नहीं अपने सिलेबस का पार्ट। तो करें शुरुआत फिर। यस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सुस्मिता जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? कमलेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राम राम। कोई बात नहीं सीटू जी, धीरे धीरे सब कुछ समायोजित हो जाएगा, सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा और एक बार फिर से आप बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन जो है शुरू हो जाएगा। हाँ, थोड़े से 1-2 दिन की समस्या हो सकती है। आरबीएसई हम पढ़ रहे हैं विद्वान साथियों, और ये 27 नंबर सेशन है और शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 12 है। यूनिट नंबर जो है वो आपकी क्या है? 6 है, अभिवृद्धि। और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाइएगा। और यहाँ पर आप जो है वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रत्येक सेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान एग्जाम मंत्रा या रीट 22 यानी रीट 2022 के नाम से।
और ये डेली 4 सेशन अभी हमारे हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम सेशन की संख्या भी आपके लिए बढ़ाने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत अभिवृत्ति की। क्या होती है अभिवृत्ति, यही मुख्य टॉपिक है। विजय लक्ष्मी सहारण जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। नगेंद्र सिंह जी कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विनोद शर्मा जी स्वागत आपका। अभिवृत्ति क्या होती है? इंग्लिश में इसे एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या होती है अभिवृत्ति? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। मैं इस सेशन को डिस्कस करूं आपके साथ, उससे पहले बता देता हूं कि आपने इससे पहले भी ये सेशन पढ़ रखा है। आपने मेरे साथ जब डिटेल टॉपिक पढ़ा था तब भी ये सेशन पढ़ा था, लेकिन आज हम इस सेशन को जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड रुकेंगे। थोड़े समय के लिए आपको खेद हुआ, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। चलिए एक बार फिर से अपने सेशन की ओर आते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति क्या है? क्या है अभिवृत्ति? सीटू सैनी जी, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है बताएं। क्या है अभिवृत्ति? नागेंद्र जी राजस्थान आर्मी मेवाड़ से, जय एकलिंग नाथ की, कैसे हैं आप? अभिवृत्ति क्या है? देखिए, हम जब किन्हीं लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उनके बारे में हमारे मन में एक धारणा बनती है। किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में धारणा बन जाती है, वो ही हमारी अभिवृत्ति है। वो ही क्या है? हमारी अभिवृत्ति है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, वो आपकी मेरे प्रति अभिवृत्ति है। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, ये मेरी अभिवृत्ति है। इसके अलावा किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी इंसान या किसी भी भौतिक या सामाजिक या गैर सामाजिक किसी भी वस्तु, स्थान या किसी के बारे में आपकी सोच कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, वही आपकी अभिवृत्ति होती है। जैसे कि कोई बच्चा ये कहे कि उनके घर पर उनका एक छोटा भाई है और वो अपने छोटे भाई से बहुत स्नेह करता है, तो अर्थात वह बालक की अभिवृत्ति कैसी है? वो अपने छोटे भाई से प्रेम करता है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी कॉलेज के लड़के ने या कॉलेज में लड़के, हम आज 21वीं सदी के अंत में हैं और आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का, मूवीज के माध्यम से हमारे मन के अंदर बहुत सारी अभिवृत्तियों का निर्माण किया जाता है। तो ऐसा ही एक 10th पे पढ़ने वाले बच्चे के जब वो मूवी देखता है तो उसके दिमाग में एक कॉलेज के प्रति अभिवृत्ति जन्म ले लेती है, स्कूल और कॉलेज के प्रति, कि स्कूल जो है वहां पर बहुत ज्यादा सख्ताई होती है,
वहां पर आप अपने मन की बातें नहीं कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वहां पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपको जिस माध्यम से, यानी पिक्चर के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आपको एक कॉलेज का एक सीन दिखाया जाता है, या कॉलेज में जैसे आपको बहुत सारी स्टूडेंट ऑफ ईयर्स है और मोहब्बतें हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनमें कॉलेज के बारे में दिखाया गया है, कॉलेज लाइफ के बारे में दिखाया गया है, जैसे 3 इडियट है। तो अक्सर वो जो 10th और 12th का बच्चा है वो अपने दिमाग में एक अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है कि कॉलेज में वैसा ही होता है जैसा हमें मूवीज में दिखाया जाता है। लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है तो उसे वास्तविकता का पता चलता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारा किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी बात के प्रति जो दृष्टिकोण क्रिएट हुआ है, या हम उसके बारे में जैसा सोचते हैं, वो ही हमारा क्या है, अभिवृत्ति है। ये तो हिंदी भाषा में हो गया। अगर मैं आ बात थाने मारवाड़ी भाषा में समझाना चाहूं कि अभिवृत्ति के है, तो बहुत ही आसानी से समझा सका कि आपा कोई मानस के बारे में, कोई चीज के बारे में के सोचा हाँ, व्यंग प्रति आपनो नजरियो किया है। जिया आपा गया कि कोई सास और बहू के पास गए और उनसे पूछा, सास से पूछा कि जैसे पड़ोसन कि घर पे गई सास जो है वो अपने पड़ोसी के घर पे गई और वहां पर बातें चल रही थी, है ना। पड़ोसन की जो सास थी वो बात कर रही थी कि माली बहू तो बहुत ही चौखी है। तो अब सास क्या कहेगी, ना ये माली तो बिल्कुल ही चौखी को नहीं गए, काम ही कौन करे, सारा दिन बस फोन फोन फोन, कदी के मैं पढ़ूं, कदी के माऊं बात करूं, कदी के भाइयों बात करूं, कदी के बहनों बात करूं, माली तो सारा दिन फोन में ही लगे रहे। यानी सास की अपने बहू के प्रति जो विचार है वो सास की क्या है, अभिवृत्ति है। और जहां पर बात करा कि सास बहू ने पूछा कि भाई तने तेरी सासू किसी के लागे, तो बहू अपने सासू के प्रति जिखी विचारधारा रखेगी कि माली सासू तो बहुत ही चौखी है, मेरा घणो ही लाड रखा है। तो ये बहू की क्या है, अभिवृत्ति है। तो इस प्रकार से हमारी हर व्यक्ति के प्रति, हमारी हर वस्तु के प्रति, हमारी समाज के अनेक लोगों के प्रति जो दृष्टिकोण बनता है, जो नजरिया बना है, वह नहीं आपा के कहूंगा, अपनी अभिवृत्ति कहूंगा। यानी मैं अगर शॉर्ट में थाने समझाने की प्रयास करूं तो अभिवृत्ति को हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, नजरिया कह सकते हैं। हमारा नजरिया क्या है, या आप इसको दृष्टिकोण कह सकते हैं। दृष्टिकोण ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। तो ये बताएं, क्या अभिवृत्ति जन्मजात होती है, जन्मजात होती है अभिवृत्ति, या फिर अभिवृत्ति अर्जित होती है? ये बताएं आप, अभिवृत्ति जन्मजात होती है कि अर्जित होती है? कमेंट करके बताएं आप। कमेंट करके बताएं कि अभिवृत्ति जन्मजात होती है या मारवाड़ी वाले लगे बीच में, या फिर अभिवृत्ति जो है वो अर्जित की जाती है। बताएं। देखो, जन्मजात अभिवृत्ति तो हो कौन सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चा जन्म के समय तो ना तो सामाजिक होता है, ना वो असामाजिक होता है। तो अभिवृत्ति कभी भी जन्मजात नहीं हो सकती है, यह बात याद रखिएगा। जब तक आप समाज में आओगे नहीं, लोगों से दोस्ती करोगे नहीं, लोगों से धोखा खाओगे नहीं, प्यार करोगे, दुख होगा, तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो आपकी अभिवृत्ति का निर्माण होगा। अरे लोगों के संपर्क में जब आएंगे, समाज के संपर्क में आएंगे, हमारा जितना ज्यादा विचारों का आदान प्रदान होगा, हम जितने ज्यादा मैच्योर होंगे, तभी तो हर अभिवृत्ति बनेगी ना। अब अगर किसी व्यक्ति को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाए और उसे पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसकी कोई अभिवृत्ति बन नहीं पाएगी, कोई अभिवृत्ति बन ही नहीं पाएगी। दृष्टिकोण कैसे बनेगा? दृष्टिकोण तब बनता है जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार से जब हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है सीखने को। यानी सीधा सीधा, जैसे कि हम लास्ट सेशन में, क्वेश्चन वाले सेशन में चर्चा कर रहे थे कि भैया अभिवृत्ति हो, चाहे नजरियो हो, चाहे दृष्टिकोण हो, जदी बनसी जद आपा ठोकर खास्या, समाज में अपन धोखो भी मिलसी, प्यार भी मिलसी,
अपन लोग भड़कानिया भी घना होसी, लोग अपन जो शांत करनारा घनाई होसी, यानी सीधो रास्तो दिखानारा भी घनाई होसी, टेढ़ो रास्तो दिखानारा भी घनाई होसी, अपन गलत रास्ते पर भेजनिया भी घनाई होसी और सही रास्ते बतानारा भी घनाई होसी। लेकिन आ सगड़ा लोगों के सागे जब आपनों के होसी संपर्क होसी, जब आपा बांगे सागा व्यवहार करांगा जना ही तो अपनी अभिवृत्ति को निर्माण होसी, नहीं तो किया हो पाओगे बताओ थे, को नहीं हो पावे, नहीं बिल्कुल को नहीं हो पावे। तो आप आ बात कैस कहा कि जी अभिवृत्ति की हुआ है वह जन्मजात तो को नहीं हुआ है, तो जन्मजात नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है, अर्जित हुआ है। तो एक बहुत ही प्यारो पहलो क्वेश्चन बन गयो कि अभिवृत्ति दिखी है अपनी वह क्या हुआ है, अर्जित हुआ है। यानी ये समाज में आखिर ही हम सीखते हैं। सासू को नहीं हुई, सीमा जी शादी भी हो जासी और सासू भी हो जासी, सारा काम हो जासी, अभी थोड़ा पढ़ लिया पा, ठीक है कोई बात नहीं, सासू ने तो है ना, फिर जब ब्याह हो जासी सारो काम हो जासी, फिर थोड़ा दिन बाद में जिया थे गीत गाशो सीमा जी का सासू लड़ मत मन न्यारी कर दे, है ना, क्योंकि सास बहू का जब झगड़ा होगा तो बहू यही गीत गाती है कि सासू लड़ ना मेरे सागे मन तो तू न्यारी कर दे, और मेरे बाप को जवाई मेरे लारे कर दे, है ना। इस प्रकार के राजस्थानी बहुत प्यारे प्यारे सीमा मिश्रा के गीत है। जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाए और आप कहीं दूर अपने गांव से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो और रास्ते में जब आप बस से जाओगे और बस से वापस आओगे तो रास्ते में गीत सुनोगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभिवृत्ति की चर्चा करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा परिस्थितियों की ओर एक धारणा विकसित कर लेता है। देखिएगा, मानव जो है वो अपने अनुभव के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों और परिस्थितियों की ओर एक धारणा विकसित कर लेता है। ये जो धारणाएं हैं यही क्या कहलाती है, एप्टीट्यूड कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है, नजरिया कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है। अर्थात हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति जो विचार है, जो धारणा है, वो ही क्या है, वो ही हमारा क्या है, एटीट्यूड है। क्या है, एटीट्यूड है। अभिवृत्ति देखिए थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस विषय पर समाज मनोविज्ञान ने अनेक अनुसंधान हुए। सरल रूप से यह समझा जा सकता है कि अभिवृत्ति सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, भाव एवं व्यवहार प्रवृत्ति का वह संगठन है जो किसी सामाजिक रूप से सार्थक वस्तु, घटना या प्रतीकों के प्रति व्यक्त होता है। अभिवृत्ति के स्वरूप को समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयत्न किए। अभिवृत्ति के स्वरूप की यदि हम बात करें तो उसे त्रिविमात्मक रूप में समझा जा सकता है। यानी अभिवृत्ति जो है उसके 3 आयाम हैं। अभिवृत्ति के कितने आयाम हैं, 3 आयाम हैं। कौन कौन से आयाम हैं अभिवृत्ति के? एक है आपका संज्ञानात्मक आयाम, दूसरा जो आपका है वो है भावात्मक, और तीसरा है व्यवहारात्मक। आपकी अभिवृत्ति के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं, 3 इसके जो है वो आयाम हो सकते हैं। एक आपका ज्ञान से संबंधित, एक आपके भाव से संबंधित, और एक आपके व्यवहार से संबंधित। ज्ञान से संबंधित देखिए कि छोटा बच्चा मिट्टी में लोट पटोला खावे, रेत भी खा जावे, बंग कोई फर्क कौन पड़े कि नीचे रेत गंदी है कि कुछ है कि कुछ ना है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसका व्यवहार भी बदलता जाता है, उसका दृष्टिकोण मजबूत होता जाता है और वो मिट्टी खानी छोड़ देता है, जब उसको पता चल जाता है। तो ये संज्ञान से संबंधित हो गया। भाव से संबंधित कौन सा हो गया? भाव से संबंधित एक बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है, कि बच्चा भूखा हो गया होगा। तो यहाँ वो भावात्मक रूप से बच्चा क्या कर रहा है, अपना व्यवहार क्रिएट कर रहा है। उसे पता चल रहा है कि अगर मैं रोऊंगा तो इस संसार में मुझे चुप कराने वाली केवल एक ही है, और वो कौन है, मेरी माँ है ना। यही तो सोचेगा ना बच्चा, तो बच्चे के भाव में परिवर्तन आएगा। यानी उसके भाव के द्वारा एक दृष्टिकोण निर्मित होगा कि इस संसार में एक माँ नाम की चीज होती है। जब भी बच्चा रोता है तो माँ, चाहे बच्चा
1 महीने का हो, चाहे बच्चा 1 साल का हो, चाहे बच्चा 20 साल का हो, चाहे बच्चा 50 साल का हो। आप 50 साल के हैं और आपकी माँ है, तो आपकी माँ आपको उतना ही प्यार करेगी जितना आप 5 साल के थे तब करती थी, क्योंकि माँ की नजर में बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं। सही बात है ये, इस बात को मानते हो आप? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से आपके भावात्मक दृष्टिकोण यानी भावात्मक अभिवृत्ति, भावात्मक नजरिया बनेगा। फिर धीरे धीरे ये नजरिया और विकसित होगा। आपको पिता का पता चलेगा, आपको दादा का पता चलेगा, आपको दादी का पता चलेगा, आपको अलग अलग रिश्ते नाते पता चलेंगे जो आपकी केयर कर सकते हैं। फिर आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, फिर आपको जो प्यार होगा, प्यार जो एक लड़का और लड़की वाला प्यार, उसमें आपको चीजें सीखने की मिलेगी। और जैसे जैसे आप चीजों को सीखेंगे, जैसे जैसे इन चीजों को आप करेंगे, जैसे जैसे इन लोगों के आप संपर्क में आते जाएंगे, आपका भावात्मक नजरिया जो है वो बिल्ड होता जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो दृष्टिकोण होता है वो आता है व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें आपके व्यवहार के अंदर जो है वो धीरे धीरे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। मीना जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। भीरा RJ03 आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एंड सानिया जी स्वागत आपका। एंड जया सैनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक अव्यय की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक अव्यय की अगर बात करें विद्वान साथियों, तो देखिएगा, उद्दीपक के प्रति व्यक्ति के विचार एवं विश्वास को अभिव्यक्त करता है। इसे एक उदाहरण की मदद से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति के गायन संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करते हैं, तो गायन को लेकर व्यक्ति सोचता है कि यह एक बेहतरीन कला है तथा सभी को सीखनी चाहिए। जैसे मान लो मैं एक अच्छा गीतकार हूं, तो गीतकार के लिए तो गीत गाना या गाना गाना बहुत अच्छी कला है, तो वो तो सबको यही कहेगा कि भाई हमें इस प्रकार से अच्छे गीतों की रचना करनी चाहिए, हमें गीतकार बनना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए? गीतकार बनना चाहिए। तो यानी जिस तरीके के लोगों के बारे में हम समझेंगे, वैसा ही हमारा दृष्टिकोण विकसित होता जाएगा। यह विचार अभिवृत्ति वस्तु गायन के प्रति व्यक्ति का संज्ञान दर्शाते हैं कि व्यक्ति को गायन का यानी गीत का जो है अच्छा खासा क्या है, नॉलेज है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या आता है। एक बार कमेंट करके बताएं आपको समझ में तो आ रहा है। देखिए थोड़ा सा आपने जो गाइड में पढ़ा है उससे यहाँ पर अलग दिया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर थोड़ा सा अपर लेवल का डाटा होता है, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और रीट का जो मेन एग्जाम है उन सब के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हालांकि अभी हम ये टॉपिक 2-3 टॉपिक और बचे हैं कक्षा 12 के, ये जैसे ही पूरे हो जाएंगे, ये टॉपिक जैसे ही पूरे हो जाएंगे, फिर हम जो है वो आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से मनोविज्ञान करवाऊंगा, जो आज तक आपको YouTube पर किसी ने करवाया नहीं है। ट्रिक के माध्यम से मनोविज्ञान, जिससे कि आपको आसानी से मनोविज्ञान जो है वो क्या हो जाए, याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। भावात्मक अभिवृत्ति की बात करते हैं विद्वान साथियों। भावात्मक अव्यय व्यक्ति के उद्दीपक के प्रति भाव या अनुभव, उसकी दिशा एवं तीव्रता को व्यक्त करता है। गायन के समय या उसके बारे में बात करते समय व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति करता है। यह अभिवृत्ति वस्तु के संबंधित भाव है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको जो है वो कोई चीज पसंद है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है वो कोई आपकी फेवरेट चीज है, और अगर हम उसी के बारे में बात करेंगे तो आप उस वस्तु के बारे में बात करते समय भावुक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भावुक हो जाएंगे। बिल्कुल, आपको भी रमजान और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, तो जैसे एक गायक जो व्यक्ति होता है, तो गायक के साथ हम अगर गायकी की बात करेंगे तो इसके ज्ञान का भी हमें पता चलेगा, और इसके जो भाव है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। व्यवहारात्मक अव्यय उद्दीपक के प्रति व्यक्ति के व्यवहार या व्यवहार प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। व्यक्ति
नियम से रोजाना अभ्यास करता है तथा दोस्तों के समक्ष गायन प्रस्तुत करता है, यह अभिवृत्ति वस्तु गायन के प्रति व्यक्ति के व्यवहार को प्रस्तुत कर रहा है कि व्यक्ति अपने गायन को और बेहतर करने के लिए किस प्रकार निरंतर प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अभिवृत्ति के कितने आयाम हैं, अभिवृत्ति के कितने आयाम हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभिवृत्ति के कितने आयाम हैं, अभिवृत्ति के 3 आयाम हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभिवृत्ति के कितने आयाम हैं। तो अभिवृत्ति के 3 आयाम हैं, ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। बस याद इतना ही रखना है आपको। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो देखिएगा अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है बताएं आप। हालांकि आप यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम हर संडे को, इस संडे तो नहीं कर पाए, लेकिन अगले संडे से हम एक सेशन जो है वो, यानी हर 7 दिन, हर 6 दिन के बाद वीकेंड में, यानी संडे के दिन हम एक सेशन रखेंगे जहां हम जूम पे कॉल करेंगे और जूम कॉल के माध्यम से हम आप सबकी समस्याओं का, भाई हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, आपके जो डाउट है उनको हल करने का प्रयास करेंगे, प्लस आपके कोई क्वेश्चन होंगे उनके जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। मोनिका जी, मैंने आपको सिलेबस कल रात को 8:30 बजे वाले सेशन में समझाया था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है कि सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये लीजिए नंबर आप, और इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल कब करेंगे, आपको सबको पता है कि क्लासें किस किस टाइम आती है, उस क्लास के टाइम को छोड़कर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले आप यहाँ पर पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। तो आप बहुत आसानी से बता सके कि गुरुजी आ कोई बताने वाली बात है कि अभिवृत्ति को तो निर्माण जद होसी जद आप लोगों के साथ के कर मेल जोल करेंगे, लोगों के साथ हमारा व्यवहार होगा, हम लोगों के संपर्क में आएंगे। तो जब लोगों के संपर्क में आएंगे तभी तो हमारी अभिवृत्ति का, हमारे नजरिए का, हमारे दृष्टिकोण का। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहे, जैसे ये कहे कि हमें हमेशा संभल कर रहना चाहिए, तो वो कैसे कह सकता है, वो खुद इस बात का अनुभव किया होगा तभी तो कह पाएगा। जैसे मान लीजिए आज आप सारे किशोरावस्था पार कर चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, आपने बीएड कर लिया है, बीएसटीसी कर लिया है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो है वो 25 प्लस के हैं। आप में से ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो, हो सकता है कुछ बच्चे 22-23 के भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बच्चे वयस्क हो चुके हैं। आप युवा से आप वयस्क अवस्था में जा रहे हैं। वयस्क का अर्थ क्या होता है, ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए, यानी युवा, अभी किशोरावस्था आप पार कर चुके हैं, प्रौढ़ावस्था में आप आ चुके हैं। आज अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है और वो किशोरावस्था में है, वो कॉलेज जाता है, वो अगर मान लो ऐसे प्यार मोहब्बत इनके चक्कर में पड़ता है, तो आप उस पर नजर रखते हैं, आप उसको कहते हैं कि नहीं यार ये गलत बात है, तुम ऐसा मत करो, तुम अभी पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि इन चक्रों में कोई फायदा नहीं है, इन चक्रों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, यहां पर केवल आपको कष्ट मिलेंगे, आप यहां पर भ्रमित होंगे और आप अपने लक्ष्य से क्या हो सकते हैं, विचलित हो जाएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उनको ऐसी सलाह देंगे, आज आप सलाह देंगे, लेकिन आप जब खुद किशोरावस्था में थे, जब आप खुद 18, 19, 20 साल के थे, तब आप खुद जो है वो इन प्रक्रियाओं में लिप्त थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं, आज हम ये कह सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कि हमें इस अवस्था में भी संभल कर रहना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फाइनली चाहे आप किसी भी गली जाओ, आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना है। देखो लक्ष्य आपका क्या है, जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचना है। अब कुछ बच्चे तो सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जिनको सही गाइडलाइन दी जाए किशोरावस्था में, वो तो सीधे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती, वो कुछ समय के लिए लक्ष्य से क्या हो जाते हैं, बाईपास निकल जाते हैं। जैसे आपके शहरों में बाईपास बने होते हैं ना,
ऐसे ऐसे पहुंचते हैं वो। ऐसे क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि यहां पर वो प्यार, इजहार, धोखा, रोना, दुखी होना, इन सब प्रक्रियाओं में एक बार क्या है, लिप्त हो जाते हैं। फिर वो इन सारी प्रक्रियाओं में ये सारे काम कर कर फिर यहाँ पर दुखी होकर फिर वो यहाँ आके सोचते हैं कि यार मैं तो गलत राह पे था, अब मुझे इन सब चीजों से दूर होना है और मेरा फाइनली जो टारगेट होगा वो होगा नौकरी लगना, क्योंकि बाकी फायदा कुछ भी नहीं है। नौकरी हारेगी ही इज्जत है, ये है सरकारी कर्मचारी की ही इज्जत है। जखकन नौकरी नहीं है, जखकन के नहीं है नौकरी। और कौन सी नौकरी की बात हो रही है भाई? अरे बात हो रही है सरकारी नौकरी की। जखकन सरकारी नौकरी नहीं है बेंगी कोई इज्जत को नहीं, जखकन सरकारी नौकरी को नहीं बेंगी कोई इज्जत को नहीं। तो आप फिर क्या करोगे? इस लक्ष्य को चुनोगे और यहां से इस लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करोगे। अब जो यहां से आया है वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर आप बाईपास आओगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको पता चल गया कि आप कहां कहां से होके आए हो, है ना? आपको पता चल गया। अब ये चीजें आपने अनुभव की है, इससे आपके व्यवहार में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। आपने बहुत कुछ चीजें यहां पर सीखी भी है। जो व्यक्ति सीधा आया था इस लक्ष्य की ओर, उसने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। हाँ, वो सफल जल्दी हो गया, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। आपने बहुत सारे दृष्टिकोण बनाए हैं, आपने बहुत सारा अनुभव किया है, और ये अनुभव आप जब स्कूल में जाएंगे, जब आप कक्षा 8 के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आपके कॉलेज के बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। ठीक है? तो कहने का अर्थ क्या है कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? अनुभव से ही होता है। अभिवृत्तियां मुख्य रूप से अर्जित होती है। अभिवृत्ति निर्माण में कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। जन्म के पश्चात शीघ्र ही बच्चा विभिन्न तरह के उद्दीपकों के साथ अंतःक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। वह अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, संप्रेषण के साधन, दोस्त, मित्र, शिक्षक एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों या मुद्दों के बारे में ज्ञान अर्जित करता है एवं उन उद्दीपकों के प्रति धीरे धीरे उनके मन में विश्वास एवं मूल्य विकसित होने लगता है। बच्चा कुछ उद्दीपकों के प्रति धनात्मक एवं कुछ के प्रति निषेधात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेता है, और इस प्रकार क्या होता है? अभिवृत्ति का निर्माण जो है वो हो जाता है। देखो, मैं फिर से आपको वही उदाहरण देता हूं हमेशा जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मेरे सेशन में हमेशा प्यार के, धोखे के, इनके ज्यादा उदाहरण आते हैं, क्योंकि आप को इन चीजों में थोड़ा सा, देखो, एक मानव का स्वभाव है, क्योंकि जो आप पे बीत चुका है उन चीजों में थोड़ी ज्यादा रुचि होती है। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं आपसे कि यहां पर जब आप इन लोगों के संपर्क में आते हो, इन लोगों के संपर्क में आते हो जब आप, तो इससे क्या होता है? कहीं पर आपके अच्छे अनुभव होते हैं, यानी कहीं पर आपको अच्छे अनुभव होते हैं तो वहां आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। जैसे बच्चा जब रोया और माँ आके तुरंत उसको गोद में उठा लिया, उसको दूध पिलाया, तो बच्चे को एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। इससे उसके दिमाग में एक सकारात्मक जो है अभिवृत्ति का निर्माण हुआ कि सृष्टि में उसकी माँ है जो उसे कभी रोने नहीं देगी। जब भी वो दुखी होगा तो वो अपनी माँ की आंचल में जाके बैठ जाता है, चाहे वो कितने भी आयु का क्यों ना हो। जबकि अगर आपको कहीं से बुरा अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कि आपके साथ कोई धोखा होता है, आपके साथ कोई विश्वासघात होता है, तो वहां से आपको बुरा अनुभव होता है, और बुरा अनुभव होने के कारण आपके अंदर एक नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है, एक नेगेटिव अभिवृत्ति का निर्माण होता है, और वो आपसे ये कहती है कि नहीं, ये काम अच्छा नहीं है। जैसे एक शराबी व्यक्ति को आप देखेंगे जो शराब पीकर अपने घर पर अपने बच्चों को पीट रहा है, अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, और फिर पूरे मोहल्ले वाले उसको देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक दृष्टिकोण बनेगा कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे समाज में स्थिति खराब होगी,
आर्थिक स्थिति भी खराब होगी और हमारी पारिवारिक स्थिति भी जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। तो इससे आपके दृष्टिकोण में जो है वो एक परिवर्तन आएगा और इस तरीके से आपके अंदर दो प्रकार की अभिवृत्तियां बन सकती है, एक पॉजिटिव अभिवृत्ति और एक नेगेटिव अभिवृत्ति। और इन दोनों अभिवृत्तियों से ही आपके सारे के सारे एटीट्यूड का निर्माण होता है। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको शेयर कर सकते हैं आप। तो अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिकरण की भूमिका होती है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि अभिवृत्ति के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सामाजिकरण। अभिवृत्तियों का अधिगम या सीखना कई प्रकार से होता है। कुछ प्रमुख क्रियाएं इस प्रकार है, यानी अभी हमारी अभिवृत्ति कैसे बनती है वो थोड़े कुछ बताए गए हैं डाटा कि इस प्रकार से आपकी अभिवृत्ति बनती है। जैसे साहचर्य से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। साहचर्य क्या होता है? क्या होता है साहचर्य? राम स्वरूप जी, क्या होता है साहचर्य? क्या होता है साहचर्य? साहचर्य निर्माण क्या होता है? साहचर्य क्या होता है? देखिए, साहचर्य, साह का अर्थ है साथ। समाज में व्यक्ति एक एवं वस्तुओं के प्रति व्यक्ति अभिवृत्तियां विकसित करता है। कई बार किसी एक व्यक्ति या वस्तु के सकारात्मक या नकारात्मक गुणों की वजह से उसके साथ युग्मित होने वाले अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति भी व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी दुकान पर यदि एक छोटे बच्चे को सदा अपनी पसंद की चॉकलेट मिल जाती है तो वह चॉकलेट के साथ साथ उस दुकानदार के प्रति भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति बना लेता है। इसको मैं एक और उदाहरण के तरीके से आपको समझाता हूं कि आप पहले दिन कॉलेज में गए और वहां पर आपके साथ किसी ने ऐसा मजाक किया जिससे कि चॉकलेट के रेफर में आपको कुछ ऐसी कड़वी चीज खवा दी, करेला जैसा, और जिसके कारण आपके दिमाग में एक अभिवृत्ति बन गई उस लड़के या उस लड़की के बारे में जिसने आपके साथ ऐसी क्रिया की। तो आपके दिमाग में अगर आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो उसके प्रति एक अच्छी अभिवृत्ति बन जाएगी। और जैसे मैं और उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि जैसे आपने किसी कहीं पर जो है गर्म कॉफी पीने के चक्कर में अपनी जीभ जला ली। गर्म, जैसे जनरली हम किसी शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पर कॉफी का सबसे पहला काउंटर लगा होता है और आप कॉफी पीते हैं। गर्म कॉफी होती है और वो छोटा सा गिलास होता है प्लास्टिक वाला, और उससे जीभ अक्सर जल जाती है कॉफी पीने से। मेरे जैसे लोग जो कम पीते हैं उनकी ज्यादा जल जाती है। तो वहां से एक नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है कि यार कॉफी पीनी अच्छी बात नहीं है, पहले खाना खाएं फिर लास्ट में कॉफी पीना ज्यादा ठीक रहेगा, वरना फिर खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। यानी जो लोग हमारे साथ, जैसे आप किसी दुकान से सामान लाने जाते हो और वहां पर आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं एक स्थान पर ही मिल जाती है, तो उस दुकानदार के साथ आपका अच्छा व्यवहार हो जाएगा। जहां आपको वस्तुएं नहीं मिल पाती है वहां आपका अच्छा व्यवहार नहीं होगा, या फिर वो दुकानदार आपसे थोड़ी सी रेट ज्यादा ले लेगा, आपको ठगने का प्रयास करेगा। तो उस दुकान के प्रति प्लस उस दुकान के मालिक के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? बुरा दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा है पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड भी जो है आपको क्या करता है? आपकी अभिवृत्ति का निर्माण करता है। जैसे आप 5वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं और एक बच्चा आप बच्चों को लाभ हानि के क्वेश्चन करवा रहे हैं और साधारण क्वेश्चन करवा रहे हैं, लाभ ज्ञात करना करवा रहे हैं, वो भी साधारण वाला। अब मान लो एक बच्चा आपके साथ जो है वो आगे के क्वेश्चन करके लाया,
टफ वाले क्वेश्चन करके लेके आता है और बच्चा आपको आके चेक करवाता है कि सर मैंने अगली यूनिट के क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप चेक करके उस बच्चे को कहते हो वाह शाबाश बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने बहुत अच्छा किया है। और उसको अगर आप शाबाशी देते हो, उसको अगर आप फीडबैक देते हो, तो उस बच्चे के अंदर आपके प्रति और खुद के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। आपने उसको क्या दिया, फीडबैक में पुरस्कार दिया। इसी प्रकार अगर आप उस बच्चे को डांट देते हो कि तू ज्यादा होशियार है कुड़ गए तना करने को, मैं जब आप प्रश्नावली करा रहे हूं 1.1 तो तने 1.2 करने को कयो गुण, और आपने उसको सारी कक्षा के सामने डांट दिया, तो अब वो बच्चा जो है उसके दिमाग में आपके प्रति और गणित विषय के प्रति, आपके प्रति यानी अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरे प्रति और गणित विषय के प्रति, दोनों के प्रति एक नेगेटिव विचारधारा बन जाएगी, एक नेगेटिव दृष्टिकोण बन जाएगा कि यार ये अध्यापक अच्छे नहीं है, ये विषय भी अच्छा नहीं है, इसमें तो डांट मिलती है। तो इस तरीके से पुरस्कार और दंड से भी क्या बनता है, अभिवृत्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिएगा, यदि किसी अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाए तो उसके द्वारा उस अभिवृत्ति को भविष्य में किसी भी में कभी भी प्रदर्शित करने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई बच्चा नियम से 2 घंटे पढ़ाई करे, तो उसे निश्चित ही इस बात के लिए माता पिता से क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, और यही उसके लिए पुरस्कार है, और इससे वह उस कार्य को नियमित करेगा, और नियमित अध्ययन के लिए उसकी अभिवृत्ति क्या हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। इसी प्रकार प्रतिरूपण होता है, प्रतिरूपण से भी हमारा जो है एटीट्यूड बनता है, हमारा दृष्टिकोण बनता है, हमारा नजरिया बनता है। कैसे बनता है बताएं, किस प्रकार से एटीट्यूड बनता है प्रतिरूपण से। प्रतिरूपण क्या होता है, देखिएगा, यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति मात्र पुरस्कार एवं दंड से अभिवृत्ति विकसित करता है, व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में स्थिति, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करके, अनुकरण करके और व्यवहार को सीखता है। जैसे आपने गर्म स्टोव की अवधारणा सुनी होगी कि एक बच्चे का हाथ, बच्चा छोटा है, खेल रहा है और उसको नहीं पता है, और उसने उस खेलते खेलते स्टोव के जाके हाथ लगा दिया या गर्म चिमटे के हाथ लगा दिया, तो उस स्टोव के प्रति, उस गर्म चिमटे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति में जो है वो बन जाएगा। या फिर हम, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर आप किसी शराबी व्यक्ति को देखते हो तो आप उस व्यक्ति को देखकर ही, आपको खुद को शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर खुद सीख लेते हैं और खुद दृष्टिकोण बना लेते हैं। जैसे एक परीक्षा हॉल में एक बालक अगर नकल करता हुआ पकड़ा गया तो बाकी जो उस हॉल में बैठे हुए 49 बच्चे हैं, मान लीजिए किसी हॉल में 50 बच्चे हैं, और एक बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो बाकी सारे बच्चे सजग हो जाते हैं, और जिनके पास नकल होती है वो तो और सजग हो जाते हैं, यार अब पकड़े जाएंगे, वो बचने का प्रयास करेंगे। यानी हम किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर भी, उससे सीखकर अपनी अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं, है ना। हम अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं किससे, सामाजिक परिवेश से, व्यवहारों के अवलोकन करके, व्यवहारों का अनुकरण करके, ठीक है, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार छोटा भाई, देखिए एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है आपको, एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि एक घर में 2 भाई रहते हैं, बड़ा भाई निरंतर पढ़ता है जिसके लिए उसके माता पिता उसको बहुत दुलारते हैं, प्यार करते हैं। ऐसे में छोटा भाई स्वतः ही अध्ययन के लिए धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करेगा, और ये तो प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये जो उदाहरण है ये तो प्रैक्टिकल होता है। मैं भी स्कूल में पढ़ाता था तब हमने बहुत देखा है, अगर घर में बच्चे हैं, अगर बड़ा बच्चा अगर पढ़ेगा तो छोटा बच्चा भी पढ़ेगा, बड़ा बच्चा अगर लड़ाई करेगा तो छोटा बच्चा भी लड़ाई करेगा, बड़ा बच्चा अगर टीवी देखेगा तो छोटा बच्चा भी टीवी देखेगा। यानी घर में जो बड़ा लड़का होता है वो जैसा करता है, छोटे उनका अनुकरण वैसे ही करते हैं। तो इससे भी क्या होती है, अभिवृत्ति का निर्माण होता है। क्या होता है, अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसके अलावा अभिवृत्ति में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में एक नेगेटिव अभिवृत्ति बन गई
कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक सकारात्मक अभिवृत्ति बन गई है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बन चुका है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण बन चुका है, फिर उसको उसकी अभिवृत्ति में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने पुरानी मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी आज से लगभग 1990 के करीब की मूवी देखते हैं, तो उसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। विलेन जो है वो उसकी एक बेटी होती है। विलेन की क्या होती है? एक बेटी होती है। हीरो और विलेन की बेटी को प्यार हो जाता है आपस में, लेकिन हीरो को यह पता नहीं होता है कि वो उसकी बेटी है, जो इस मूवी में विलेन है, अर्थात जो समाज का दुश्मन है। आधा का मूवी निकल जाता है, घंटे भर का, तब अचानक हीरो को पता चलता है कि ये तो उसी की बेटी है जो बुरा व्यक्ति है। तो उनके बीच में थोड़ी दरार आती है, उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है, फिर बाद में वापस समायोजन होता है। तो इस प्रकार से समय और परिस्थिति के अनुसार हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन कभी कभी हम उसके कुछ ऐसे कार्यों को देख लेते हैं या उनके कुछ ऐसे व्यवहार को देख लेते हैं। जैसे आप मान लो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि गोविंद सर जो है वो हमारी बहुत सहायता करते हैं, हमारे लिए फ्री सेशन लेके आते हैं, हमारे लिए पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। और आप में से किसी ने मुझे कॉल किया कि सर मुझे पीडीएफ नोट्स चाहिए और आप हमें भेज देंगे क्या? और मैं आपसे फोन पर ये कहूं कि हाँ भेज दूंगा, मैं तो 500 रुपये लूंगा। तो आपका दृष्टिकोण मेरे ऊपर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यार सर इधर तो झूठा अफवाह फैलाते हैं, यूट्यूब पे आके क्लास में तो ये कहते हैं कि हमारा चैनल सब कुछ फ्री है, यहाँ पर किसी चीज का पैसा नहीं लिया जाता है, हमारी सारी पीडीएफ भी फ्री है, हमारे सारे डाटा भी फ्री है और हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ जब इनसे हम पीडीएफ मांगते हैं तो वो हमसे पैसे मांगते हैं। तो आपका दृष्टिकोण जो मेरे लिए एक अच्छा व्यक्तित्व का था, अचानक से जो व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार करेगा और मैं अगर उनसे ऐसे मांगूंगा तो फिर वो क्या करेगा, उसका दृष्टिकोण मेरे प्रति बदल जाएगा कि यार ये व्यक्ति तो वही है जिसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है वो अभिवृत्ति में परिवर्तन भी हो सकता है, समय के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग। और बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा होता है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखता है, लेकिन बाद में जाकर उसको कहीं ना कहीं पता चलता है। जैसे मैं जब 11th 12th में पढ़ता था तो मैं एनसीसी में था और 11th में एनसीसी थी मेरे पास, 9th में ली थी मैंने एनसीसी, सॉरी 11th की बात करने लगा मैं। 9th में मेरे पास एनसीसी थी, तो हमारे एनसीसी के एक सार्जेंट थे। अक्सर क्या होता है कि जो एनसीसी में जो पुराना बच्चा होता है, वो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको एनसीसी की ट्रेनिंग देता है। तो वो जो सार्जेंट था उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण था वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, यानी बहुत अच्छा दृष्टिकोण था, है ना। अब क्या हुआ कि एनसीसी तक तो हमें पता नहीं चला, बाद में 5-6 साल बाद में, स्कूल छोड़ने के 5-6 साल बाद में मुझे कहीं से पता चला कि उस सार्जेंट ने अपनी पत्नी को इसलिए पीट के घर से बाहर निकाल दिया दहेज लाने के लिए कि तू दहेज लेके आ, चल मोटरसाइकिल गाड़ी लेके आ। और जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने उनके मोहल्ले वालों से सुना कि उस बंदे ने ऐसा किया है, दहेज के लिए अपनी पत्नी को निकाला है पीट के, तो मेरा जो उसके प्रति दृष्टिकोण था वो अचानक से बदल गया। पहले जब भी वो बंदा मिलता था तो ऐसे थोड़ा रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आती थी, भाव आते थे, इज्जत वाले भाव आते थे। लेकिन जब से इस बात का पता चला तब से फिर उसके प्रति जो है वो भाव खत्म हो गए। तो यही होता है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन है कैसे हम अभिवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति में, एटीट्यूड में, नजरिए में, दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे आता है। तो कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी 3 बजे मिलेंगे जहां हम
बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज इस सेशन की पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, कल ये पूरा सेशन हो जाएगा तो एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी दोनों सेशन की। अब 12वीं कक्षा के 2-3 चैप्टर बचे हैं, इस वीक में अपन कंप्लीट कर लेंगे, सोमवार लगभग सैटरडे संडे से पहले और फिर अपन जो है वो मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज क्लास चलाएंगे। जो आपके रेट के जो सिलेबस में दिया गया है उस एक एक टॉपिक को मैं आपके साथ जो है वो मिक्स करके, जिसमें गाइड भी होगा, गाइड का डाटा भी होगा, आरबीएससी का डाटा भी होगा, और सब कुछ मिक्स करके एक कॉकटेल की तरह से आपके सामने रखेंगे और वो आपके रीड के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए। अगर सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए।